नमस्कार दोस्तों, क्राइम इंडिया न्यूज़ में स्वागत है। मैं शमशेर खान एक अनोखी खबर लेके आता हूं। आज हम आए हैं सिहोरा गांव में जनता की चौपाल। क्या है जनता के मत? आपको बता दें कि लोकसभा के चुनाव जो शुरू हो चुके हैं, बड़ी ताकजोड़ लेकर लोग अपने अपने मत लिख रहे हैं। अब इसके पहले भी हम हर गांव में, हर शहर के जी चौपाल लेकर जनता के मत आप तक पहुंचा रहे हैं। अभी हम पहुंचे हैं सिहोरा में। यहाँ पर आम जनता जो है, जनता के जो मत है हम लेने आए हैं। सारी जनता यहाँ पर मौजूद है। किसके क्या मत है, क्या 5 साल में विकास हुआ है, क्या रोजगार मिला है, क्या किसानों को भाव मिला है, ऐसे अन्य सवालों को लेकर आज हम जनता के पूछने आए हैं कि क्या विकास हुआ है। बीएस क्राइम इंडिया न्यूज़ जनता के चौपाल के माध्यम से मैं शमशेर खान हमेशा आपके सामने एक अनोखी खबर के साथ में पेश होता हूं। आइए जनता से जानते हैं कि क्या उनके मत है, क्या सोचते हैं। सर, आपका नाम बताइए। मैं गजानन निनावे, सिहोरा। क्या बताएंगे, क्या 5 साल में क्या विकास हुआ है, किस तरह का काम हुआ है? मैं भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करता हूं और जनता का विकास के बारे में जो कहा गया है कि 2014 में केंद्र में मोदी जी की सरकार बनी, उसके बाद 2019 में भी सरकार आई, जनता ने विकास देखा, उसके बाद में 19 में भी उन्हीं को दोहराया। और मुझे आशा है कि इस वर्ष भी जनता के सामने मोदी जी के कार्य है, उसी आधार पर मोदी जी का चयन करेंगे। और हमारे यहाँ पर जो लोकसभा के हमारे प्रत्याशी है सुनील जी मेंढे, उनका जब कार्यकाल चालू हुआ था तो 2 साल कोरोना काल में गए। उसके बाद में सभी क्षेत्रों में विकास निधि का कहीं भी उसका उल्लेख नहीं किया गया था। लेकिन बाद में जो भी विकास कार्य हुए राष्ट्रीय स्तर पर, आज इंफ्रास्ट्रक्चर देखा जाएगा या बाकी की जो भी समस्या किसानों के संदर्भ में है, जो पैसा मिल रहा है, कोरोना काल में मोदी जी ने जो जनता के लिए अनाज उपलब्ध करा दिया और पूरे दुनिया को दिखा दिया कि ये मतलब वैक्सीन के बारे में भी आज मोदी जी का पूरे भारत में ही नहीं तो पूरे देश में डंका बज रहा है। सिहोरा गांव का क्या विकास हुआ है? सिहोरा गांव का व्यक्तिगत अगर विकास चाहे खासदार कोई भी सांसद हो, किसी भी पार्टी का, इसके पहले भी रहा है, तो व्यक्तिगत हर गांव का विकास नहीं करता। मैंने भी इस क्षेत्र में 2 काम मांगा था उनको। एक वाचनालय की इमारत मांगा था, उन्होंने दिया है। रास्ते का काम दिया है। इसके बाद में भंडारा से बालाघाट रोड का चौपदरीकरण काम करने का उन्होंने माननीय नितिन जी गडकरी ने घोषणा की है, वो काम भी होने वाला है। और इसके पहले, इसके बाजू में भी अमोरा में काम हुआ, इतना बड़ा रोडों के काम चालू अभी। और नागपुर से जो 6 लेन का काम होने वाला है, काम होने वाले हैं, इसमें कोई दो मत नहीं। जनता को काम जनता जानती है कि क्या काम हुआ है, क्या काम हुआ है। होने वाले काम तो सभी को मालूम है। जनता को काम दिख रहे हैं ना, दिखेंगे ना, काम नहीं दिखेंगे तो उस पर अपनी अपेक्षा, वो मतलब नाराजगी जताएंगे। आप देख सकते हैं कि बीजेपी के जो कार्यकर्ता है वो बताते हैं कि यहाँ पर विकास हुआ है। क्या हम जानते हैं कि किस तरह का विकास हुआ है? क्या बताएंगे सर, किस तरह का विकास हुआ? मैं संदीप पडारे, ग्राम सिलेगांव से। विकास की जो बाजू होती है, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर सम्माननीय मोदी साहब है, ये हमारे भंडारा क्षेत्र के अंदर में जो किसानों की जो समस्या है आज हमारे हिसाब से हल भी नहीं है। भाऊ ने अभी निनाव साहब ने जो बात कही है उससे मैं सहमत हूँ, लेकिन बात एक है कि गौर गरीब जो आदमी लोग हैं, किसान लोग हैं, मजदूर वर्ग है, इनका क्या है? आज हमारे महाराष्ट्र के अंदर में जो निधि चालू है, एकनाथ शिंदे साहब के ओर से 6,000 रुपया और प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, मोदी साहब की तरफ से जो 6,000 रुपया, लेकिन 6,000 और 6,000 मिला के 12,000 में क्या हो रहा है? आज किसानों की देखो समस्या क्या है। हर गांव में, हर घर में बेरोजगार लोग पड़े हैं। ये बेरोजगारों की समस्या कौन क्या हल कर रहा है? क्या मांग है आपकी? हमारी मांग है कि ये बेरोजगारी जितनी जो बढ़ी है इसको हल करें और हमारे जो युवा वर्ग है उनको रोजगार उपलब्ध होना चाहिए। और वो तो कह रहे हैं कि विकास हुआ है। कहाँ से विकास हुआ? जो अपना हमको 5 किलो जो अनाज मिल रहा है, ऊपर से ये 6-12 हज़ार रुपये जो मिल रहा है, इससे सब विकास क्या है? इससे विकास कोई कहता है क्या? एक और कहा जा रहा है कि विकास हुआ है, दूसरे कहा जा रहा है कि विकास नहीं हुआ। और अब मोदी सरकार का एक नारा है, इस बार 400 के पार। देखते हैं क्या जनता के मत। क्या बोलेगे आप? मैं रियाज अली सैयद और मेरे को कोड नाम से सद्दाम भाई बोलते। कांग्रेस से बहुत बिलोंग हूँ मैं। उसके पहले मैं अध्यक्ष भी था। अभी शायद मेरे एक्सीडेंट के बाद में पार्टी का काम करता हूँ, कोई बड़े पद पर रहता नहीं। हमारे भाई ने बहुत अच्छी बातें बोली कि 2012 में इलेक्शन हुआ था ना,
चौदह में इलेक्शन हुआ था। मैं भाई से एक बात पूछता हूँ, 14 के इलेक्शन में मोदी जी के भाषण में मैं खुद था मुंबई में। मुझे भी ऐसा लगा यार बहुत विकास, गुजरात की बातें चल रही है, विकास मॉडल चल रहा है। 2014 के अंदर में एक झूठा आश्वासन दिया गया था। वो आश्वासन था 2 करोड़ नौकरी, गरीबों के खाते में 15 लाख, नया भारत। मेरे को एक बात बताओ, आप मीडिया चलाते हो, आपको 2014 के अंदर के बाद में 2014 के बाद कई लोग बेरोजगार, अभी 8 दिन पहले एक न्यूज़ देखा, पेपर पढ़ा, उसके अंदर में एक कंपनी ने 8000 लोगों को खाली कर दी। 8000 लोगों को खाली कर देना ने 1 लाख लोगों के घर का परिवार का चूल्हा जलना बंद। फिर काय का विकास? जो विकास होना चाहिए तो विकास के लिए होना इंडस्ट्रीज, विकास के लिए होना नौकरी। आज नौकरियां कहाँ है? ऐन समय पे अभी 4 महीने पहले बड़ी बड़ी याद आ रही, मेट्रो में नौकरी, वहाँ नौकरी, जवान लड़के बच्चों से जेब से पैसा निकाला जा रहा, बेचारा ऑनलाइन के अंदर ये फार्म भर रहा, वो फॉर्म भर रहा, वो फॉर्म भर रहा। अभी नई घटना बताता हूँ, अभी वो एक भाई ने बोला किसानों के मामले के अंदर में अभी क्या हुआ, अभी किसानों का जो पैसा अतिवृष्टि का कुछ डाला गया, अब डालने के बाद पहले ऑनलाइन खाते में जमा होता था, अब उसको ऑनलाइन अपना आधार कार्ड, जब खाते में जब पैसा जा रहा है उससे पहले ही वो सरकार को अपना आधार कार्ड 7/12 दे चुका है। अब उसको ऑनलाइन में जाने की जरूरत क्या है? जब हमने पता उठा है तो ये भी टेंडर हमारे माननीय देश के उद्योगपति अदानी साहब को चले गया। यानी आज लोगों को, जनता को किसी तरह माध्यम से उठाना बर्बाद करने का तरीका चालू है। दूसरी तरफ में एक लोगों को, मैं आज सारे जनता को बता रहा हूँ, तुमको मानसिक कमजोरी की बीमारी फैला गई। मानसिक कमजोरी कैसे होती है? भाइयों को बता दिया हमारे इधर पेटी का चल रहा है, भाई को बता दिया पेटी की तरफ में घूम जा, जवान लड़कों को बोले तू विश्वकर्मा में घूम जा, वो वहीं के वहीं गोल घूम के कहीं ना कहीं कमजोर होते जा रहा है। और इस कमजोरी से हमको अगर निकलना आऊँगा तो मेरे जवान साथियों से एक ही अपील है कि आप सुधर जाओ, ये एक मौका है। क्या सिहोर का विकास हुआ या नहीं हुआ? विकास तो देखो, जो आज से कुछ सालों के पहले जो भी दिख रहा है, कि चाहे वो ग्राम पंचायत भवन हो, चाहे वो नल योजना हो, अभी जल स्वराज का क्या है, जल जीवन मिशन का हो, जल जीवन के मिशन के नाम के ऊपर में पाइप लग रहे हैं लेकिन नल में पानी नहीं है। ऐड बरोबर आती है, बड़ी ऐड। ब्याज के मामले में तो अपन कहीं है नहीं, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी की ऐड अपना आनंदाचा सीधा पे भी रहती है, दवा वो कृषि विभाग के वो दुकानों के भी ऊपर रहती है। हर जगह हमारे प्रधानमंत्री जी दिखते हैं, मैं उनका धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि हर जगह दिखते। हम आज जो देश हो रहा ना, सिर्फ मीडिया और मीडिया के बने एडवर्टाइज के ऊपर में चल रहा, पर्टिकुलर काम के भरोसे नहीं है। लोग पूछते, परसों मेरी एक डिबेट चल रही थी, वहाँ पूछा गया भैया बोले 10 साल, बोला भैया आप ये बोलते, पार्टी बोलती कि आपने काम नहीं किया। इस 10 साल के अंदर जो माननीय हमारे खासदार है, हमारे दोस्त है, दुश्मनी नहीं, दोस्त है भी, 10 साल में एक आध तालाब खोदे आपने? नहीं। आपने एक आध नई रेलवे लाइन डाली? नहीं। आपने एक आध मेडिकल कॉलेज खोला? नहीं। एक आध टेक्निकल कॉलेज खोला? नहीं। फिर काय का विकास? एक आध नई इंडस्ट्रियल लाई? नहीं। कोरोना काल के बाद, नोटबंदी के बाद में देश में 1,09,000 कारखाने बंद हुए, कई लोग बेरोजगार हुए। इसका क्या विकास, क्या बदल होना चाहिए? भी बदल तो होना ही चाहिए। हमको वो सरकारी चाहिए जो हमारा नौजवान इस पेट के लिए जो घूमता है, उसको 2 समय का खाना अगर जरूर मिल जाए, एक अच्छा मॉडर्न एजुकेशन अगर मिल जाए, और वो आधुनिक किसानों के लिए जिस तरीके से कांग्रेस सरकारों ने तालाब की बुनियाद रखी, एजुकेशन की बुनियाद रखी, टेक्नोलॉजी की बुनियाद रखी, जिस तरीके से नेहरू जी ने बोला था ज्ञान विज्ञान किसान, आज वो जो बुनियाद के ऊपर आज हम यहाँ तक पहुँचे हुए। आज अगर हम कहीं खंडित हो जाएंगे, ऐसे खंडित हो जाएंगे तो उठ नहीं पाएंगे। आप देख सकते हैं कि जहां विकास के मुद्दे को लेकर जो अलग अलग चर्चाएं की जा रही है कि विकास हुआ है या नहीं हुआ है, क्या रोजगार मिला है, क्या युवक आज भी क्या युवकों को रोजगार मिला है, क्या भंडारा गोंदिया जिले में लोकसभा के लेकर लोकसभा के जो खासदार थे, क्या उन्होंने आने वाले 5 साल में, जो गए हुए 5 साल है उसमें क्या विकास किया है? क्या भंडारा गोंदिया में किसान को लेकर क्या उनके मुद्दे हल हुए हैं? आज भी क्या आत्महत्याएं कम हुई हैं? ऐसे कई मुद्दों को लेकर आज हम आए हुए हैं, देखते हैं क्या बोलते हैं। क्या लगता है आपको, किसान के मुद्दे जो हल हुए? मराठी बोलणं की चालेल, हिंदी मराठी काही बोला। कसं आहे, शेतकऱ्यांना एक फक्त लॉलीपॉप देण्याचं काम केलं आहे हा सरकारने। शेतकऱ्यांना सांगण्यात वारंवार सांगण्यात येतं का तुमच्या उत्पादन खर्चापेक्षा 1.5 तुम्हाला बेनिफिट मिळेल, पण शेवट असा आहे, आम्ही 2023 मध्ये धान लावला होता 6व्या महिन्यात,
6व्या महिन्यात धान लावला, 7व्या महिन्यात रोवणा लावला आणि 7व्या महिन्यापासून जे लागत लावली त्याच्या पेमेंट काल आला. आज स्थिती अशी आहे की आज बँकेमध्ये गर्दी असताना आम्ही पिकाच्या कर्ज लोन मिळतो तो सुद्धा आम्ही भरू शकलो नाही, कारण का उद्या 31 आहे आणि संडे आहे. म्हणजे स्थिती अशी आहे की आम्ही 6व्या महिन्यामध्ये प्रॉडक्ट म्हणजे उत्पादन टाकतो, पैसा लावतो, इन्व्हेस्ट करतो आणि त्याचा बेनिफिट आम्हाला 3ऱ्या महिन्याच्या 31 तारखेपर्यंत सुद्धा मिळत नाही. हे खूप मोठी शोकांतिका आहे. काय बदलाव झाला पाहिजे? बदलाव काय आहे, जो चालत आहे तो चालून राहिला. असं आहे, लोकांना फक्त लॉलीपॉप देणं सुरू आहे. 6,000 रुपये पहिले खात्यात आले, 2,000 रुपये पहिले खात्यात आले. लोकांना मजा वाटत आहे का बा आमचे 2,000 आले, पण धानाचे पैसे नाही आले. हे कोणाच्या लक्षात येऊन नाही राहिला. असं आहे, ज्याचे आले ते मजा मारून राहिले. जहाँ किसान को लेकर मुद्दे आते हैं कि उनको किस तरह से विकास हुआ है या नहीं हुआ है, वैसे ही किसान को लेकर मुद्दों को लेकर आज हम बात करेंगे. क्या किसान रोजगार गुंजरू, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शरयू तई दाहट है. मैं सिहोरा मछेरा रहती हूँ. अच्छा. और मैं बहुजन मुक्ति पार्टी से बिलोंग करती हूँ. मेरा ये कहना है कि देश के अंदर में 60 साल तक कांग्रेस ने राज की है ना, और अभी 10 साल बीजेपी राज कर रही है ना, 2014 से 2019 और 24 के इलेक्शन. अब ये बोलते हैं कि हम विकास कर रहे हैं, तो विकास कैसा है? हर आदमी की जो नीड है वो अन्न, वस्त्र, निवारा, शिक्षा, हेल्थ और रोज़गार, ये 6 बातें हैं. तो क्या लोगों को अच्छा हेल्थ मिल रहा है, लोगों को अच्छी शिक्षा मिल रही है, लोगों को अच्छा रोज़गार मिल रहा है? ये यदि चीज़ें मिलती है लोगों को तो लोगों की जो नीड है वो पूरी होती है. आज महाराष्ट्र के अंदर में अभी ये जो सितंबर महीने में महाराष्ट्र सरकार ने 62,000 स्कूलें बेचने को निकाली थी, 9 कंपनियों को बेच दी थी. और बेचने के बाद में जो 2.5 लाख शिक्षक थे वो खाली बैठने वाले थे, क्योंकि कंपनी वो जो शिक्षक थे गवर्नमेंट में लगे, वो शिक्षक वो गवर्नमेंट के तरफ से लगे थे और वो स्कूलें जो कंपनी को बेच दिए थे. तो क्या कंपनी गवर्नमेंट पर बेस पर रखती उनको? नहीं रखती. तो ये सारी चीज़ें जो 60 लाख बच्चे हैं वो शिक्षा से वंचित हो जाते, क्योंकि आने वाले समय में जो विकास बोलते हैं तो विकास कैसा? यदि वो जिस जनता के लिए हम काम कर रहे हैं वो जनता के लिए यदि काम होता है तो उनका विकास होता है कि नहीं? और जनता के लिए काम नहीं हो रहा है, चंद लोगों के लिए काम हो रहा है, तो वो विकास नहीं है. यदि स्कूलें वो 2 अक्टूबर को यदि सारे महाराष्ट्र में रास्ते पर लोग नहीं आते, भारत मुक्ति मोर्चा प्रोटान के माध्यम से यदि लोग रास्ते पर नहीं आते, तो वो जो 62,000 स्कूलें थी तो वो स्कूलें बची नहीं रहती, क्योंकि तीसरे दिन ही शिक्षा मंत्री ने वो आदेश पीछे लिया. दूसरी बात ये है कि 25 तारीख को मैंने 25 फरवरी को बॉम्बे में बहुत बड़ा आंदोलन हुआ प्रोटान के माध्यम से कि शिक्षक बचाओ, स्कूल बचाओ, शिक्षा बचाओ. इस बात जब वो वहाँ पे बॉम्बे में आंदोलन हुआ, वो आंदोलन की परिणति ऐसी हुई कि तीसरे ही दिन महाराष्ट्र सरकार ने 11,000 पदे भरने का वो आदेश निकाला और भर भी दिया कि जो 11,086 जो पदे थे वो उन्होंने वो जो रिक्त टीचर लोगों के पद भरे गए. तो ये बहुत सारी. दूसरी बात है कि साहब बोलते हैं हमारे प्रधानमंत्री कि रोजगार की गारंटी कैसी होती है? 90 दिन की गारंटी होती है क्या? ये गारंटी नहीं ना. गारंटी जो होती है कि जो काम करता है उसको साल में 365 दिन काम मिलता है, वो गारंटी है. जैसा लोग सर्विस में लगते हैं और 58 साल तक काम करते हैं, वो गारंटी है क्या? गारंटी है. यदि गारंटी होती तो यहाँ भैया ने बोले हैं कि जो भारत के अंदर की 2 करोड़ नौकरियां देने का 15 लाख देने का, 15 लाख तो छोड़ दो, 15 लाख तो लोगों को मिले ही नहीं. उसके बाद में जो रोजगार की गारंटी थी तो वो रोजगार की भी गारंटी 2 लाखों की गारंटी, 2 करोड़ की गारंटी दिए थे, वो भी नहीं मिली. आज परिस्थिति कोरोना काल के नाम से जो हमारे लोग जो कंपनियों में काम कर रहे थे, सारी भारत की कंपनियां बंद कर दी इन्होंने, बहुत सारी कंपनियां. और वो कंपनी का जो लेबर है वो गाँवों के तरफ आया है, आज उनके पास में काम नहीं है. महंगाई पर आते हैं हम तो बहुत बड़े पैमाने पे देश के अंदर में महंगाई बढ़ गई है. आने वाले समय में देश के आंकड़े कहते हैं कि इस देश के जो 35% जो बच्चे हमारे बेरोजगार हैं, क्या यही गारंटी है?
हमारे बच्चे जब रोजगार मांगने भारत सरकार से जाते हैं और वो इंटरव्यू को जाते हैं तो उनके ऊपर डंडे मारा जाता है। ये सही में जनता के हित में काम हो रहा है? डंडे मारना यानी अच्छी बात है क्या? वो तो तुम नोट भेज रहे हो, है कि नहीं? वो तुम ऑर्डर भेज रहे हो उनको कि तुम इंटरव्यू में, बच्चे आते हैं तो पुलिस के हाथ से डंडे मरवाए जाते हैं। ये क्या भारत का विकास है? यदि महिलाओं के ऊपर में हम बोलते हैं तो महिलाओं के ऊपर में अन्याय अत्याचार हो रहा है, क्या महिलाओं को न्याय मिल रहा है? यदि महिलाओं को न्याय मिलता तो मणिपुर में हमारी महिलाओं को नंगा घुमाया गया है, क्या भारत के प्रधानमंत्री की आंखें फूटी थी कि आंखें नहीं थी? भारत का प्रधानमंत्री विदेश जा सकता है लेकिन भारत का प्रधानमंत्री वहाँ नहीं, मणिपुर नहीं जा सकता। क्या महिलाओं के प्रति आपका आदर है? आप बोलते हो कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हर बात में आप बोलते हो कि हम विकास करते हो, क्या महिलाओं को नंगा घुमाने का विकास कर रहे हो आप? कौन सा विकास है ये बताओ? क्या रोड, सड़कें, ढोडे, नाले ये तो सरकार का काम है, ये तो प्लानिंग कमीशन का काम है। प्लानिंग बनती है कि कैसा विकास किया जाए। तो ये बहुत सारी चीजें हैं कि क्या इनमें सरकार फेल नहीं है? मोदी जी तो कह रहे हैं कि अभी डिजिटल मीडिया बन रही है। हाँ वही तो। अरे भारत के अंदर में 65% लोग निरक्षर है। क्या 65% लोग निरक्षर डिजिटल इंडिया बना सकते हैं? अट्रैक्शन इंडिया बना सकते हैं? बिल्कुल नहीं बना सकते। भारत के 65% लोग जो सही करने के लायक है, आज भी लोगों के पास में मोबाइल है, आज भी सारी चीज़ें जो मोबाइल में आईटी के माध्यम से इंटरनेट सॉफ्टवेयर है। बहुत सारे हमारे बच्चों को मोबाइल नहीं समझता है ना। कोरोना काल में भारत के अंदर में भारत के अपर लोगों के बच्चे विदेश पढ़ने गए और हमारे बच्चों के हाथ में मोबाइल थमा दिया और अदानी अंबानी ने हमारे बच्चों को 1.5 GB फ्री दे दिया और बोले ऑनलाइन पढ़ाई करो। कैसी और शिक्षक कोई नहीं आएगा तो ऑनलाइन बच्चों को क्या? दूसरी बात यह है कि भारत 6 लाख खेड़ों का बना हुआ है, 6 लाख देहातों का बना हुआ है। तो भारत के अंदर में 6 लाख देहात है। आज भी भारत के अंदर में ऐसी परिस्थिति है कि जो आखिरी के छोर का जो गाँव है वो गाँव में बिजली नहीं है, पानी नहीं मिल रहा है। ये परिस्थिति है। ये क्या परिस्थिति है? क्या सही में भारत डिजिटल इंडिया बनेगा? और डिजिटल इंडिया बना क्या बदलाव करना चाहिए? बदलाव होना चाहिए। देखो, जिस देश की शिक्षा अच्छी होती है, जिस देश की शिक्षा अच्छी होती है वो देश प्रगति पर जाता है। इसका उदाहरण है जापान के ऊपर में अमेरिका ने न्यूक्लियर बम डाले तब भी जापान आज टेक्नोलॉजी के माध्यम से खड़ा है। क्या हमारे बच्चों से प्राथमिक क्षेत्र से टेक्नोलॉजी मिल रही है? सही करने लायक पढ़ाई मिल रही है? तो ये क्या पढ़ाई है? मैं नहीं कहती। भारत के जो राष्ट्रपति थे प्रणब मुखर्जी, वो कहते थे कहाँ खड़गपुर गए, खड़गपुर की जो यूनिवर्सिटी है आईटी की यूनिवर्सिटी, वो आईटी के यूनिवर्सिटी में भाषण देते हैं तो राष्ट्रपति कहते हैं कि भारत के अंदर में जो विश्व में 200 यूनिवर्सिटियाँ हैं वो 200 यूनिवर्सिटियों में भारत की एक भी यूनिवर्सिटी नहीं है। ऐसा क्यों हो रहा है? तो ये सारा सिस्टम, क्योंकि जब तक जनता सिस्टम को बदलेगी नहीं तब तक जनता का विकास नहीं है, क्योंकि रोजगार है नहीं। कैसा होगा फिर विकास? कैसा विकास होगा ना? लेकिन कैसा नहीं होगा? देखो, जनता के हित में यदि काम होता है, मैंने शुरू में ही बोली कि जनता की नीड होती है, उस जनता के नीड को देखते हुए यदि सरकार काम करता है तो जनता के काम होंगे ना। लेकिन उस हिसाब से काम ही नहीं हो रहा है ना। आज बड़े बड़े पुल बन रहे हैं, बड़े बड़े रोड बन रहे हैं। अभी भैया ने बताया कि 6 वे। ये विकास नहीं है तो विकास है ना, करना चाहिए ना, हम बोलते हैं ना। लेकिन मेरे को बताओ भले यहाँ पे जितने लोग खड़े, किनके पास में 4 व्हीलर गाड़ियाँ अच्छे पैसे वाली गाड़ियाँ है क्या? तो रोड किसके लिए बन रहे? तो ये जो कंपनी से, इनकी जो कंपनियां बन रही है और कंपनी से गाड़ियां निकाल रही है, यहाँ पे पूछो ना, ये इतने सारे लोग हैं, किसी के पास में 20 लाख की मर्सिडीज है क्या? किसके पास में है बताओ ना। क्या बैल बंडी लेके वो रोड में जाएंगे? आने वाले समय में पता है इनकी बंडी, इनकी 2 व्हीलर भी नहीं चलेगी। आपको पता है समृद्धि हाईवे का, आपको पता है 2 व्हीलर समृद्धि हाईवे में नहीं जा सकती। ये बहुत सारी चीजें देश के अंदर में, जब तक हम जनता के नीड में नहीं जाए। आप क्या कहते हैं विकास नहीं हुआ? विकास नहीं हुआ है भैया। विकास देखो, शिक्षा का विकास नहीं हो रहा है। इस देश की, इस महाराष्ट्र की शिक्षा बेचने को निकाले। जिस देश की शिक्षा खराब होती है वो देश प्रगति पर नहीं, गुलामी की ओर जाता है और भारत की जनता गुलामी की ओर जा रही है। गुलामी की ओर ले जाने का काम इस देश की व्यवस्था कर रही है। इस व्यवस्था को जब तक जनता बदलेगी नहीं, और इसका एक ही कारण है, इसका एक ही कारण क्या है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है जो 1982 से इस देश में लाई गई और
कांग्रेस ने भी अभी 2004 से 9 में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग से जो इलेक्शन किया गया, और बीजेपी ने भी 2014 से 19 और 24। अब ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग, देखो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का जो मुद्दा है वो सारे देश में नहीं, ये इंटरनेशनल मुद्दा है। इस मुद्दे के तरफ भारत की सरकार ध्यान क्यों नहीं देती? 31 जनवरी को 2 लाख लोग दिल्ली के अंदर में बाजू में प्रधानमंत्री ऑफिस में बैठे थे और वो जंतर मंतर पर 2 लाख लोग थे। क्या जनता की बात नहीं सुनी जाती? यदि जनता की सरकार है, लोकशाही किसे कहा जाता है? लोकशाही जिसे कहा जाता है कि जनता की बात सुन के जनता के हित में जो लोग काम करते हैं उसे लोकशाही कहा जाता है। लेकिन देश के अंदर में लोकशाही नहीं है, देश के अंदर में हुकुमशाही है, देश के अंदर में डिक्टेटरशिप आ गई है। इस वजह से जनता के काम तुम कुछ भी करो। हमारे पास में अभी आपने बोले कि भारत की सरकार कहती है कि 400 पर, किस बलबूते पर? हम तो बोलते हैं कि 400 नहीं, 547 लेके जाओ। जो 544 है ना वो पूरे के पूरे लेके जाओ, लेकिन बाइलट पर इलेक्शन होना चाहिए, बाइलट पर आना चाहिए। जो ठप्पे वाला है, ठप्पे से इलेक्शन होना चाहिए। वोटों की चोरी करते हो और सरकार बनाते हो, वोटों की चोरी थमनी चाहिए। और ये सारी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से इसका डेमो सारे देश में दिखाया जा रहा है, और सारे लोगों को पता है कि यदि चंद्रयान 2 अंतराल यान में खराब होता है तो उसको जमीन से दुरुस्त किया जा सकता है। क्या ईवीएम मशीन सेट नहीं हो सकती? क्या तुम्हारे मोबाइल से डाटा इंटरनेशनल जा सकता है? क्या ईवीएम मशीन तो आदमी ने बनाई है ना, तो उसमें गड़बड़ी भी हो सकती है। लेकिन गड़बड़ी हो रही है ये बहुत सारे लोगों ने सिद्ध कर दिया है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए यदि भारत की सरकार बाइलट के ऊपर इलेक्शन लेती है और बाइलट के ऊपर इलेक्शन लेकर 400 पार करती है, तो हम बोलेंगे कि भारत की सरकार सही में जनता के लिए काम कर रही है। इतना मैं कह के रखती हूँ। धन्यवाद। थैंक यू। देखिए काफ़ी अच्छा मैडम ने बताया, जानकारी दी, इतना अच्छा नॉलेज दिया कि क्या सही में भंडारा गोंदिया जिले के लोकसभा के इलेक्शन को लेकर क्या भंडारा गोंदिया जिले का विकास हुआ है, क्या देश में विकास हुआ है, क्या देश में जो मोदी सरकार अब की बार 400 पार जो बढ़ रहे हैं, क्या जनता उनको वोट देगी? क्या सियोरा गाँव से लोग उनको चाहते हैं? क्या उनका विकास हुआ है? क्या बताएगा? मैं अभय कामते सियोरा। सबसे पहले तो ये बात है कि भारत का संविधान खतरे में है। किस तरह से? भारत के संविधान की घटना के हिसाब से आपातकालीन जो सभा ली जाती है, मीटिंग ली जाती है, उस कोरोना काल में आपातकालीन मीटिंग लेकर शेतकरी विधेयक पारित करके किसानों के जो काम थे, जो उन्होंने लगाए थे कानून, वो कानून उन्होंने कोरोना काल में जनता को बहला फुसला कर थाली बजा कर घर में रख के 1.5 महीने की सज़ा कोर्ट के अंदर में जज को नहीं, कोर्ट जेल में नहीं होती, वो सज़ा उन्होंने जनता को देकर किसान विरोधी बिल पारित किया। वो तो नसीब है हमारे देशवासियों की कि हरियाणा पंजाब के किसान उन्होंने इतने दिन तक आंदोलन किए और वो सरकार को झुकना पड़ा और वो किसान बिल वापस लेना पड़ा। उसके बाद में जो भी घटनाक्रम करता है, कोरोना काल में 5G लॉन्च किया गया, कोरोना काल में 5G लॉन्च किया गया, बर्ड फ्लू लाया गया। बर्ड फ्लू मारा कैसे? 5G का जो वायरस हवा में चल रहा था, उस वायरस से इससे बर्ड फ्लू लाया गया और बहाना किया गया कि बर्ड फ्लू की बीमारी आई। लेकिन एक्चुअली रीज़न ये है कि 5G उस समय में लॉन्च किया गया जब BSNL जो भारतीय कंपनी है उसको 3G के ऊपर में से 4G पर नहीं जाने दे सकते, और डायरेक्टली तुम रिलायंस जियो वगैरह को नई कंपनी बनाकर 5G पर टॉप लेवल पर लेके जा सकते हैं। उसके बाद में जो 80,000 टावर थे BSNL के, वो सारे टावर अदानी अंबानी जैसे ग्रुप को, जियो ग्रुप को इन्होंने बेचकर 5G लॉन्च करवा दिया। जो BSNL जो भारतीय कंपनी थी उसको बेचकर वहाँ पर बेरोजगारी हासिल करने में आई। उससे क्या विकास होगा? 5G से क्या विकास होने वाला है? पहले भाव दे दिए, चॉकलेट दे दिए, 10 रुपये का रिचार्ज, अभी 28 दिन का रिचार्ज फ्री। मतलब बोलते हैं 1 महीने का रिचार्ज फ्री, लेकिन 12 महीनों में उन्होंने कौन सा महीना चुना है? फरवरी महीना, जो 28 दिन का होता है। तो आप 12 महीने का रिचार्ज मारना चाहते हैं, 1 महीने के हिसाब से तो 13 महीने का रिचार्ज मारना पड़ता है। ये साइकोलॉजी जो है ये अदानी और अंबानी की बहुत जल रही है मोदी के साथ में। आज उनका जो ओपिनियन जो ओपन हुआ है, 6,500 करोड़ का बॉन्ड उनके जो मिले SBI ने ओपन किए हैं, उसमें अभी जवाब देने के लिए मोदी सरकार आगे पीछे क्यों देख रही है? मोदी सरकार आगे पीछे क्यों देख रही है? क्या चेंज करना चाहिए? अरे विकास तो सिर्फ हमारे खासदार का हुआ है। 65,000 पर से 1,01 करोड़ पर पहुंच गए हैं 5 सालों में। आज के पेपर में आया है उनकी अचल चल संपत्ति 65 साल पिछले 5 साल पहले थी, आज 101 करोड़ रुपए उनकी संपत्ति दिखा रहे वो।
चल अचल संपत्ति, तो विकास सिर्फ हमारे खासदार का हुआ है, हमारे ग्रामीण लोगों का कोई विकास नहीं हुआ है। लोगों को बहला फुसला कर फुकट में राशन दे दो, मुंह इनका बंद कर दो और इधर अंदर में कोई भी कायदा पारित कर दो। परसों के दिन के पेपर में आया 600 वकीलों ने, सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने, चंद्रचूड़ वकील CJI, उनके पास भी विज्ञापन सौंपा है कि अपने भारत की कायदे पालिका, न्यायपालिका खतरे में है। आज AMNL ऐसा कोई कायदा वो 6 महीने के अंदर में 1 अप्रैल से शायद ये जुलाई से कुछ चालू होने वाला है, जिसमें संशोधन किया जाएगा, जिसमें जो जमानत का ऑप्शन होते था वो ऑप्शन कट करके जज उसको डायरेक्ट जमानत देना है या नहीं देना है, ये मोनोपोली चलेंगी उस कायदे के हिसाब से। उस समय में कोई ना कोई बीमारी और आ जाएगी। अभी तक कोरोना नहीं आया, 2 साल में बराबर पहले शहर में आया, क्योंकि पहले शहर में उनको 5G लॉन्च करना था, उसके बाद में उन्होंने ग्रामीण में भेजा। कोरोना से कोई नहीं मरा, सब डर के मारे मर गए, थाली वाली बाजार ने लगा दिए और अपना उल्लू सीला कर लिए। ये मोदी सरकार की राशन, और हम लोग 5 किलो राशन के पीछे दौड़ रहे हैं, फुकट में मिल रहा है करके, और हमारा विकास दिखा रहे हैं हम लोग। देखिए, जो इंटरनेट सेवाएं हमें जो मिल रही है, और काफ़ी अच्छी बात बताया उन्होंने कि 5G जब लॉन्च हुआ उसके बाद में जो अपना जो नेटवर्क का फ्रिक्वेशन होता है उसकी एक लिमिट होती है, वो लिमिट के अनुसार अगर किया जाए तो इसमें पक्षी, हवा, वातावरण, इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है। जब भी इसका बढ़ जाता है, फ्रिक्वेंसी बढ़ जाती है, तो इसमें जान माल का नुकसान बहुत बड़े पैमाने पे होता है। क्या बोलेंगे भैया कि विकास हुआ है? तो बोलते हैं कि विकास नहीं हुआ है। विकास तो हुआ है, क्या हुआ है विकास? लेकिन कुछ बातें हैं जो नहीं हुई है। जैसा हमारा एक हाईवे रोड है, ये हाईवे रोड होने को होना था। यहाँ 25 मर्डर हुए, यानी 25 एक्सीडेंट हुए, ये होने को होना था। और ये कुछ बोल रहे हैं कि राशन, ये तो ये लोगों की ज़रूरत है इसलिए वो राशन मिल रहा है, इसका कोई ये नहीं है। अभी कोई 5G से वायरस आया तो कोई इससे वायरस है, ये खुद क्या बोलते हैं, खुद वैज्ञानिक बनना, ये मानसिकता का मैं नहीं हूँ। जहाँ गलत है वहाँ गलत बोलना चाहिए। हमारा हाईवे का विकास नहीं हुआ है, ये होना चाहिए, ये हमारी डिमांड है। और मोदी से हमारे को बैर है ही नहीं, लेकिन खासदार बदलना चाहिए, ये हमारा विचार है। बस 2 मिनट आपको बता दें कि भंडारा गोंदिया लोकसभा चुनाव को लेकर 39 फॉर्म भरे गए थे, जिसमें से 28 फॉर्म आज स्टैंड हुए। साथ ही आपको एक चीज़ और बता दें कि भाजपा, कांग्रेस, BSP और अपक्ष उम्मीदवार और वंचित के उम्मीदवार, ऐसे 6 उम्मीदवार जो है ये खड़े हुए हैं, जिनकी ज़्यादा लोगों में चर्चा है। साथ ही आपको बता दें कि जो बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं वो ऑलरेडी इसके पहले 5 साल खासदार रह चुके हैं। क्या उन्होंने कितना विकास किया है, क्या जनता उनके बारे में क्या जानना चाहती है, क्या बोलना चाहती है, क्या बोलेंगे आप सिर्फ देखिए, बताइए। मुझे एक बात बताइए कि जिस देश का प्रधानमंत्री इन शब्दों में बोलता है कि सबका साथ सबका विकास, सबका साथ और सबका विकास, ऐसा तो मुझे कुछ दिख नहीं रहा है। यहाँ पे सिर्फ चंद लोगों का विकास हो रहा है, साथ जनता का लिया जा रहा है जुमलेबाजी के तौर पे, और विकास चंद लोगों का किया जा रहा है। मुझे एक बात बताइए, हजारों लाखों करोड़ का कर्जा माफ हुआ जा रहा है, कई लोग इस देश से फरार हो गए। और आज अगर गरीब कोई भी किसान हो, मजदूर हो या छोटे धंधे वाला हो, अगर वो बैंक से 1 लाख का भी अगर लोन लेता है, अगर उसने समय पे नहीं चुकाया तो कल उसका घर जब्ती मार दिया जाएगा। इन चोरों का क्या, जिन्होंने हजारों करोड़ लेकर के भागे हैं और जिन्होंने हजारों करोड़ का जिनका कर्जा माफ हुआ है। हमें ये बताइए, सिर्फ मोदी जी अपना आनंद आचार सीधा पे फोटो ही डालेंगे क्या? विकास किस बात को बोलते हैं? अभी आप जब यहाँ से भंडारा जाओगे तो देख लेना विकास कितना हुआ है। माननीय सांसद महोदय, आप सिर्फ चंद ही बार आप सिहोरा गांव में आए, परिसर में आए हैं, उससे ज़्यादा नहीं। आपकी क्या जिम्मेदारी है? आज यहाँ का किसान बहुत बेहाल है। किसानों को भी जो आप पैसा दे रहे हो, भीख दे रहे हो उनको, ये डॉक्यूमेंट्स लाओ, वो डॉक्यूमेंट्स लाओ, ऐसा करो वैसा करो। कई लोग बेचारे बेहाल हो जाते। अगर पैसा देना है तो सीधा थेट उनके खाते में दो ना पैसा। और 6,000 रुपये दे के आप लाखों करोड़ों कर्जा नहीं क्या माफ कर रहे हो? आप गौर गरीब के बच्चों को शिक्षा नहीं मिल रही है। विकास इसको बोलते हैं कि आपने एजुकेशन देना चाहिए, हेल्थ पे काम करना चाहिए। आज हमारे यहाँ पर नहीं क्या ग्रामीण रुग्णालय है, करोड़ों रुपए की बिल्डिंग बनी है, क्या व्यवस्था है वहाँ की? कभी सांसद महोदय ने ढूंढ के देखा नहीं, क्या कमी है तो उसकी कभी पूर्ति की नहीं गई। विकास किसको बोलते हैं?
विकास किसको बोलते हैं? क्या क्या बदलाव होना चाहिए? जनता ने किस बात पे वोट देना चाहिए, मुझे यही समझ में नहीं आ रहा है। मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा है कि वोट किसको दिया जाए। तहसील में ट्रैक्टर नहीं, कुछ नहीं, कहाँ का विकास? यहाँ तो सिर्फ जुमलेबाजी है, बाकी कुछ रहा नहीं है। आज कई बच्चे ऐसे पढ़े लिखे हैं जिनकी इंटरव्यू लेकर के उनको जॉब देना चाहिए, वो सुसाइड कर रहे, और जो लोग नहीं क्या मालूम है बिना एग्जाम के सर पे छाती पे आयुक्त बन के बैठ रहे। ये दुर्भाग्य की बात है। और सबसे बड़ी मेन बात तो एक ये है कि जिस संविधान की शपथ लेकर के देश के सर्वोच्च कुर्सी पे माननीय मोदी जी नहीं क्या मालूम है विराजमान हुए, उसी संविधान को उसी भवन के सामने जलाया जाता है। इससे बड़ी शर्मिंदगी की बात क्या हो सकती है? मुझे एक बात बताइए, किस बात का विकास है? आज हम भी बोलते हैं, हम भी नहीं क्या पार्टी के कार्यकर्ता है, किस मुंह से जाएंगे लोगों के पास? किस मुंह से जाएंगे और किस मुंह से वोट मांगेंगे? ये तो बताइए मुझे। कहाँ सब बेहाल है? आइए, बाजार चालू है बाजू में, आप जाइए ना। यही यहाँ का टमाटर जो आज 20 रुपए किलो बिक रहा है, यही अदानी और अंबानी के अगर मॉल में चले जाए ये 100 रुपए किलो बिकेगा। किसानों का क्या? किसानों का क्या? किसानों का सिर्फ मरना है। हमको सिर्फ जुमलेबाजी सुनना है, समझे क्या? बाकी कुछ यहाँ पर रहा नहीं है। क्या बोलना चाहते हैं, किस तरह से बदलाव होना चाहिए? नहीं, देखिए, बदलाव इस तरीके से होना चाहिए। सबसे बड़ी मेन बात तो ये है, क्या जो भी नहीं क्या मालूम है सांसद बनता है वही देश के पंत प्रधान को चुनता है, और जिस देश का पंत प्रधान चुन के आता है उसने तो ऐसी जुमलेबाजी नहीं मारना चाहिए। ख़ास तौर से तो एक बात ये है, क्यों कि देखिए, जन सामान्यों के मतों से ही सांसद वहाँ जाता है और उनको मालूम रहता है कि जन सामान्यों की समस्या क्या रहती है। आज हमारे यहाँ पर मोर्चा हुआ, यहाँ पर इतना बड़ा मोर्चा हुआ रोड को लेकर के। नितिन जी गडकरी बोलते हमने ये बनाया वो बनाया, जमाने का अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है। अगर रोडों से ही अगर देश का विकास हो जाता होगा तो पूरे रोड ही बना डालो। गरीबों के बच्चों को उन्हें क्या पढ़ने का अधिकार नहीं है क्या? नहीं, गरीबों के बच्चों को पढ़ने का अधिकार नहीं है क्या? कहाँ उनको कहाँ पढ़ने का अधिकार मिल रहा है? कहाँ क्या है? कोई रोजगार नहीं है, कहाँ नौकरियाँ? ये तो बताओ। विकास किस तरह से पीएम चाहिए अब? नहीं, पीएम ऐसा होना चाहिए कि जिस संवैधानिक कुर्सी पर बैठने के बाद जुमलेबाजी ना मारे, लोगों की भावनाओं को समझे, लोगों की बात सुने। बराबर बोले उन्होंने, जो कोरोना काल में आज जो कई किसान मर गए, आज अगर मोदी जी चाहते तो उतने किसानों की जिंदगी बच सकती थी अगर उनकी बात सुनते तो। वो आखिरी में तो आपने वो कानून वापस लिया, आपने आखिरी में वापस लिया ही ना। अगर वो पहले वापस ले लेते तो कम से कम वो बारिश से ठंडी से कम उनकी मौत नहीं होती। आज कोरोना का इतना बड़ा नहीं क्या प्रकोप आया, प्रलय आया, लोग खाने के लिए मोहताज थे, दवाई के लिए मोहताज थे। कहाँ क्या मुहैया कराया आपने? आपने तो कई करोड़ों का चंदा ले लिया, आपने तो कई करोड़ों का चंदा ले लिया, लोगों को नहीं क्या वैक्सीन टोच दिया, और वैक्सीन टोचने के बाद कोई पैरालिसिस मार रहा है, किसी को अटैक आ रहा है, किसी को कुछ आ रहा है। ये क्या है? क्या आपने लोगों के जान का यानी सदका लिया क्या? मारने का ठेका लिया था क्या? ऐसा नहीं होना चाहिए। भंडारा गोंदिया जिले के विकास के बारे में क्या बोलेंगे? आप तो दिख ही रहा है, मैं तो आपको ही बोल रहा हूँ कि मेरे बोलने से अच्छा है कि आप जब जाओगे तो आपको खुद ही विकास दिख जाएगा। ये तो चमक रहा है पेट्रोल पंप बढ़िया। हो सकता है मोदी जी ये भी बोल दे कि पेट्रोल पंप तो मैंने यही सिर्फ बैनर नहीं दिख रहा है मेरे को, ये तो हर पेट्रोल पंप पे तो बड़े बड़े बिल्कुल कटआउट लगे। ऐसा नहीं चलेगा। देश जुमलेबाजी से नहीं चलेगा, देश के हित में आपको काम करना पड़ेगा। किसान देश की रीढ़ की हड्डी है, उनकी बात सुनना पड़ेगा, उनकी समस्याओं को सुनना पड़ेगा। मैं तो इसीलिए तो बोला आपको कि बाजू में बाजार लगाए। आज तो हमारे यहाँ पर मार्केट का दिन है, देखो ना आप क्या रेट चल रहा है सब्जी भाजी का, और वही माल में जाकर के उनसे निकल लेना। ऐसा नहीं है। कैसा है, यहाँ पर सिर्फ चंद लोगों की सरकार रह गई है। यहाँ जितने भी पक्ष के लोग हैं सभी हमारे भाई लोग हैं और हम भी उनके भाई हैं। यहाँ कोई भेदभाव वाली बात नहीं है। लेकिन सरकार अगर चंद लोगों की बन के रहे और आदेश दे, तानाशाही चलाए तो नहीं चलेगा। क्या ये शर्म की बात नहीं है? मणिपुर जैसे में इतना बड़ा हादसा हुआ, इतने दिन तक के आग जनी रही, आज हमारी माँ बहनों को नंगी घुमाया गया, ये शर्म की बात नहीं है? इस देश का पंत प्रधान मालूम है क्या रैलियां कर रहा है चुनाव की, लेकिन उस जगह में जाकर के उनके दर्द को सुनने का नहीं क्या मालूम है, उनके पास समय नहीं है। शर्म की बात है। क्या डिबेट में आपको क्या बताऊं मैं? वही तो हम आपके जो जवाब सवाल है वही तो हम पहुंचाना चाहते हैं। नहीं, आप पहुंचाओगे भी, लेकिन सुन रहा कौन है? हमारा काम पहुंचाने का है, करना नहीं करना। मुझे एक बात बताइए, सुन रहा कौन है? वो जो बोल रहे वही तो दिखाया जा रहा है।
और हम तो सब दिखा। अभी तो ऐसा लगता है कि हमको टीवी भी बंद कर देना चाहिए, कोई पिक्चर भी नहीं देखना चाहिए। इसलिए तो हम आपके आप तक आ रहे हैं, ताकि आपके जो दिल के जो सवाल है, साथ में खिलवाड़ किया जा रहा है, उनको सरासर धोखा दिया जा रहा है। 5 किलो अनाज के पीछे आप अभी अंत्योदय के लिए हमारे यहाँ पे साड़ी आई, वो साड़ी देखने के बाद शर्म लगती है। आपने सिर्फ और सिर्फ गुजरात का एक कोई व्यापारी होगा कंपनी वाला, बस उसका फायदा किए ना। तुमने सिर्फ गरीबों के लिए वो 50 रुपए की भी साड़ी नहीं दिखती, उसको देखने के बाद आदमी को शर्म लगती है। आप ये चीज़ें भेज रहे हो लोगों के लिए, और जो पॉलीथीन में आप अनाज दे रहे हो आनंद अच्छा सीधा, उस पर बढ़िया बाकायदा ऐसी चमकदार तुम्हारी फोटो है, ऐसा लगता है कि तुमको देखने के बाद बस हो गया। आनंद अच्छा पूरा सीधा नहीं, पूरा उल्टा ही हो गया है। इस देश का ऐसा भला नहीं होगा। देख सकते हैं कि हम जब लोगों से बात कर रहे हैं तो लोगों में जो जानकारी है, जो विकास के बात को लेकर हम जो मुद्दे की जो बात कर रहे हैं वो किस तरह से हुए हैं, क्या हमें उस तरह से विकास करना चाहिए, क्या बदलाव होना चाहिए, देश का कहाँ जा रहा है देश। एक तरफ कहा जा रहा है कि डिजिटल देश बन रहा है, विकास बड़े बड़े हमारे पुल रोड्स ऐसे भी बनकर विकास हो रहा है, जहाँ कई हमारे छोटे छोटे गांव क्षेत्र में सड़क तक निर्माण नहीं हो रही है, रोड तक नहीं बन रहे, पुलिया तक नहीं बन रहे। ऐसे ही मुद्दों को लेकर हम आज सियोरा गांव में आए हैं। जो सियोरा गांव के जो लोग हैं जानते हैं कि उनकी क्या मत है, क्या बोले। बाकी लोगों ने बोले उसी विषय पे हमारे को अपने मत रखना है क्या? नहीं, आपको अपना मत रखना है, किसी के मत पे मत नहीं रखना है आपको। हाँ। आपके बारे आपका मत बताना है कि आपकी क्या सोच है, क्या होना चाहिए, क्या बदलाव होना चाहिए, कौन आपको क्या लगता है। बदलाव तो हमें सत्ता में हम जरूरी नहीं समझते, बदलाव हम भारत की व्यवस्था में समझते हैं, क्योंकि सत्ता परिवर्तन से मुझे नहीं लगता कि कुछ विकास होगा भारत का या फिर बदलाव होगा। हम चाहते हैं कि भारत में व्यवस्था परिवर्तन हो, ताकि और व्यवस्था परिवर्तन कैसा हो, जैसे कि आपका सवाल था चंद लोगों से कि आपको कैसा विकास चाहिए। हमको जैसे देखो अपने हाथ की जो उंगलियां है ये 4 या 5 उंगली एक समान नहीं है, तो हम अभी जो भारत में सत्ता और व्यवस्था चल रही है ये चल रही है, हमको ये विकास और ये सत्ता और ये व्यवस्था नहीं चाहिए, हमको एक समान सत्ता एक समान व्यवस्था चाहिए। मेरा बोलने का मकसद ये है कि यार जितने लोग बैठे हैं या जितने लोग खड़े हैं, ये सारे लोग अगर खाना खाने बैठे तो एक लाइन में बैठना चाहिए, ये सारे लोग अगर शिक्षा लेने बैठे तो एक लाइन में एक टेबल पे बैठना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 50,000 वाले का लड़का CBSE में पढ़ रहा है और 5,000 वाले का लड़का जिला परिषद में पढ़ रहा है। अभी तो जिला परिषद रही नहीं, आपको भी पता होगा। तो ये व्यवस्था हम चाहते हैं और ये बदलाव हम चाहते हैं। देख सकते हैं कि जहाँ शिक्षण का ये बदलाव और ये व्यवस्था वर्तमान परिस्थिति में हो नहीं सकती, क्योंकि बड़े पैमाने पे भारत में बड़ी बड़ी जगहों पे, यानी अपने भंडारा जिला में भी कई बार EVM को लेके आंदोलन हुआ है, और जब तक EVM से इलेक्शन होगा भारत में तब तक बदलाव नहीं हो सकता। पर कोर्ट ने तो निर्णय दिया कि EVM सही है करके। हाँ, कोर्ट ने अभी दिया, फिर 8 अक्टूबर 2013 को क्यों ऐसा निर्णय दिया था कि EVM से फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव निष्पक्ष और पारदर्शी नहीं हो सकता, ऐसा क्यों दिया था? वो दिया ना। तो मैंने पहले आपको क्या बताया, वही बताया कि हमें सत्ता परिवर्तन नहीं चाहिए, हमको व्यवस्था परिवर्तन चाहिए, क्योंकि समझ में आ रहा है ना, सुप्रीम कोर्ट भी दबाव में आके जवाब दे रहा है और निर्णय दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट भी दबाव में आके जवाब और निर्णय दे रहा है, क्योंकि इस देश की जो व्यवस्था है वो एक जाति लेवल की व्यवस्था है केवल मात्र, और ये व्यवस्था हमें नहीं चाहिए। क्या संविधान के बारे में क्या बोला? संविधान के बारे में तो अभी जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं संविधान खतरे में है, बड़े बड़े नेता बोलते हैं संविधान बचाना है। अरे भाई लोगों, तुम अपना वोट नहीं बचा सक रहे हो, जो EVM के माध्यम से चोरी किया जा रहा है, और इतना बड़ा संविधान बचाने की बात कर रहे हो। संविधान आज से खतरे में? जिस समय बाबा साहब ने संविधान लिखा था और संविधान सभा में पेश किया था, उसी समय बाबा साहब ने कहा था कि संविधान चलाने वाले लोग अगर अच्छे होंगे तो संविधान सही दिशा में चलेगा, अन्यथा संविधान गलत साबित होगा। तभी से संविधान खतरे में, क्योंकि उसके बाद में वास्तविक में संविधान सही लोगों के हाथ में आया, सही चलने के लिए नहीं आया ना। अगर आया होता तो आज हमारी परिस्थिति ये नहीं होती। और वर्तमान में जैसा कि कुछ लोगों ने ये भी कहा कि राशन के लिए दौड़ रहे, इसलिए दौड़ रहे, वो तो हमारा मौलिक अधिकार है, वो मिलना ही चाहिए, नहीं मिलना चाहिए ऐसी कोई बात नहीं है। और जैसे बार बार या इतने लोगों ने अपने मत व्यक्त किए, अपने मत व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा मोदी सरकार, मोदी जी के बाप की पार्टी नहीं है बीजेपी बोलो ना यार, तुम अपने मुंह से बोल रहे हो मोदी जी और उसको बढ़ावा दे रहे हो। बीजेपी सरकार बोलो, मोदी सरकार क्यों बोल रहे हो?
मोदी अपने घर से नहीं दे रहा है और ना बीजेपी दे रही है। पर वो तो चला ही रहे ना मोदी सरकार। हमारी मौलिक अधिकार है वो हमको दे रहे हैं, फिर भी हमारा क्या कहना है, हमको 2 रुपये किलो का अनाज नहीं चाहिए, 200 रुपये का रोजगार चाहिए, जिसके कारण हम 40 रुपये किलो का अनाज खरीद कर खा सके। ये व्यवस्था हमको भारत में और हमारे ज़िला में और हमारे गांव में चाहिए। रही बात ये रोड नाली रास्ते के लिए क्या आंदोलन करना यार, है वो तो चलना ही है, होना ही है आ गए रोड नाली रास्ते। हमको रोड नाली रास्ता वाली राजनीति नहीं चाहिए, हमको शिक्षा आरोग्य स्वास्थ्य की राजनीति चाहिए। इसके लिए तो सभी लोग करते हैं, और वो करने से क्या फ़ायदा हो रहा है। रोड तो ऐसे भी बनना चाहिए, नहीं भी बोलेंगे तो भी बनना चाहिए, क्योंकि बड़े बड़े गाड़ियाँ, अभी उदाहरण में गडकरी जी ने इतनी बड़ी ये बनाई नागपुर में मेट्रो में हमारे लोगों को 10 रुपये में पहले घुमाया गया और लालच दिया गया। आज मेट्रो की टिकट 30 रुपये है। हमारे लोगों को मेट्रो की आदत लग गई, ऑटो भूल गए थे। आज मेट्रो की टिकट 30 रुपये हो गई, हमारे लोग 30 रुपये के दे के मेट्रो में दौड़ रहे, लेकिन 30 रुपये कमा रहे नहीं रहे हमारे बच्चे, लेकिन घूम रहे मेट्रो में। तो हमें को बताओ, जो रोडें बनाई जा रही है, जैसे कि मैडम ने कहा था, वास्तविक परिस्थिति है, इतने लोग खड़े, पूछो बड़े इनमें से कितने लोगों के पास में कारें हैं जो ये रोड से दौड़ेंगे, पास रोड से। पहले तो उनको कार खरीदने लायक बनाओ, कार खरीदने लायक रोजगार दो, उसके बाद वो रोड बनाओ, रोड पे चलने के लिए कार दौड़ेगी। तो डिजिटल मीडिया बन रही है ना अपनी, तो डिजिटल मीडिया बन रही है। डिजिटल मीडिया, मुझे तो नहीं लगता डिजिटल मीडिया बन रही है। डिजिटल मीडिया बन रही होती तो लोगों को, जैसे कि बीजेपी सरकार कह रही थी कि डिजिटल मीडिया बनने से सभी को आसानी हो गई रही थी, लेकिन आसानी होती हुई नज़र नहीं आ रही है। डिजिटल इंडिया के चक्कर में जो काम हमारा फिजिकल में हम समझ के चलो एक आध योजना या एक आध एग्ज़ाम का फॉर्म भरना होता था, तो हमारा फॉर्म 2 मिनट में सबमिट हो जाता था, लेकिन अभी हमारे को जो डिजिटल इंडिया है, डिजिटल इंडिया के माध्यम से फॉर्म भरने के लिए लाइन में खड़ा लगना पड़ रहा है। उसमें कितना समय जा रहा है ना, उसके माध्यम से डिजिटल इंडिया हमें तो नहीं लगता डिजिटल इंडिया। और रही बात विकास के बारे में, और एक उदाहरण के तौर पे बताना चाहता हूँ, जैसे कि मेरा एक दोस्त था, उसने मेरे को बताया कि बकरी ने अंडा दिया, बकरी ने अंडा दिया, मेरे दोस्त ने मेरे को बताया। तो मैं चौंक गया, मैंने पूछा बकरी ने अंडा कैसे दिया, तो उसने मेरे को बताया, मैंने मेरे मुर्गी का नाम अंडा रखा हो बोले, वैसे इन्होंने विकास का नाम विनाश रखे है। बस इतना ही बोलना चाहूँगा। बहुत धन्यवाद, काफ़ी अच्छा बताया कि मुद्दे काफ़ी रोमांचक होते जा रहे हैं, लोग अपने अपने मत रखते जा रहे हैं। क्या बताएंगे सर आप? मेरा विकास के मुद्दे पे भाई साहब आपको भी मेरी एक रिक्वेस्ट है। मेरे समझ में ये आ रहा है कि अभी जहाँ पर मोदी सरकार के विरोध में जितने भी लोग बोल रहे थे, सिर्फ मेरे को कितने मिनट का समय दिया आपने, और कितने बोल रहा हूँ, मेरा कोई विषय वो नहीं है, मैं बोल रहा हूँ, उसी मुद्दे पे आ रहा हूँ। विकास यानी बताओ, विकास की परिभाषा क्या होती है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। मैं क्यों बताऊं, पूछना नहीं, आप भी एक इस देश आप लिखो, आप भी विकास, मैं आपसे क्या होती है, मुझे पूछोगे तो आप बोलने लगे। नहीं रहेंगे ना, नहीं जवाब होगा तो नहीं देंगे हम, उसमें कुछ बात नहीं, अपन हार मान लेंगे अपनी, उतनी आप में है। आपके लिए विकास की लोगों से मेरा कहने का मतलब भैया, विकास की परिभाषा कि रोड नाली, इससे विकास नहीं होता। अगर यहाँ के रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा, किसान को माल बेचना है, सुनो तो एक मिनट, मैं वही बता रहा हूँ आपको, आप मेरी भी बात सुन, आप सुन तो लो, आप भी बाद में बोल लेना, मेरी बात सुन लो। रोड भी एक विकास का साधन है। गांव में अगर रोड बनेंगे, किसानों को माल लेके जाना, किसी गरीब के बच्चे को परीक्षा देने जाना, 2 व्हीलर से जाना, कूद जाना है, वो समय पे जा सकता है, ये भी विकास। लेकिन अपन रोड नाली को विकास मानते ही नहीं, ये कहाँ तक उचित है। दूसरी बात, अभी भाई साहब ने बोले ईवीएम के बारे में, ईवीएम के बारे में को उतना कोई जानकार तो हूँ नहीं, लेकिन वहाँ जहाँ तक बताता हूँ कि इलेक्शन कमिश्नर जब भी इस मुद्दे पर विपक्ष के सारे विपक्षी दलों को एक समय देता है, वो बुलाता है, बुलाने के बाद में डेमोन्स्ट्रेशन देता है, उस वक्त इन लोगों ने विरोध करना चाहिए। एक तो साबित कर देना चाहिए ना, अपने साथ में एक बड़े बड़े इंजीनियर लेके जाना चाहिए कि भैया आप भी इसको कुछ कहाँ पर चिप डाल सकते हैं, क्या कर सकते हैं, वो साबित कर देना चाहिए ना, करना नहीं चाहिए क्या? आप शायद सांसद नहीं देखते, सांसद में इसके पहले भी केजरीवाल जी ने, सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ, सुनिए, मैं वही बोल रहा हूँ। आप और मेरे को आपसे व्यक्तिगत कुछ नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं आप पे जब आरोप लगा रहा हूँ कोई चीज़ में, तो उसको साबित करने का अगर किसी ने मौका दिया तो उसको साबित करना चाहिए, मेरा ये विषय है। मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ उसके बैलेट पे नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए करके। इसके पहले अगर पंजाब वहाँ चुनाव होते, तुम्हारे कर्नाटक में चुनाव हुए, वहाँ पर भी ईवीएम से चुनाव हुए, वहाँ पर सरकार बदली, बंगाल में चुनाव हुए, वहाँ पर भी सरकार बदली, वो भी ईवीएम से।
70 सीटें कहाँ पर दिल्ली की सरकार में 65 के पासपोर्ट में केजरीवाल की सरकार आई, वहाँ पर भी ईवीएम से चुना हुआ। जब इनकी सरकारें जब आती उस वक्त ईवीएम कहाँ जाता है? मेरा कहने का मतलब है कि तुम वंशर पर किसी पे आरोप मत लगाओ ना। ईवीएम के वक्त में उस लोग अपने मत रख रहे हैं, मतमई भी किसी पे आरोप मतमई विकास की दूसरी बात, स्कूल की बात बोले, अभी मैडम ने बोले, भैया लोगों ने बोले स्कूल की बात। मेरे का जहाँ तक एक आधा जेडपी का अगर टीचर भी होगा, अगर उसको बच्चा पढ़ाने का होगा, नौकरी सरकारी में चाहते हो, अगर पढ़ाने का विषय होगा तो वो प्राइवेट स्कूलों में बेचते। सवाल बेचने का, तो बेचने के बारे में तो मैं बोलूँगा नहीं कि किसने किसको बेचा। जैसा बेचने की बात है, प्राइवेट कंपनी में कोई भी आप कहीं पर भी इंजीनियर देखो, कहीं भी देखो, प्राइवेट कंपनी में जब नौकरी करती है तो वो वहाँ पर उतना काम लेती है, सुविधा भी देती है। जैसे स्कूलों का विषय है, स्कूल में अगर पूरी सुविधा रहेंगी तो हम भी अपने बच्चों को वहाँ भेजेंगे। आज हमारे जिला पर स्कूलों की परिस्थिति ऐसी हो गई है, पूरी स्कूल में 10 क्लास है लेकिन टीचर 2 है, कोई व्यवस्था नहीं है। आप हो या मैं हो, अपने बच्चों को अपन कहाँ भेजेंगे? अपन तो यही चाहेंगे कि बच्चे की एजुकेशन वहाँ पर ठीक ढंग से हो। पर क्यों बच्चे की एजुकेशन ठीक ढंग से आप नहीं चाहोगे? पर क्यों नहीं है वहाँ पर? टीचर क्यों नहीं है? वहाँ की व्यवस्था क्यों नहीं अच्छी? कहाँ पर? जो आप जिला परिषद स्कूल की, वो सरकार की कमजोरी हो सकती है, मैं मानने के लिए तैयार हूँ ना। मैंने क्या बोल, मैं देखो जहाँ पर गलत होगा मैं उसको स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ, नहीं बोल रहा हूँ कि मैं। लेकिन अगर उसी कंपनी को, कोई स्कूल को अगर अच्छी सुविधा देंगी, खेल का ग्राउंड उपलब्ध करा के देंगे, सब कुछ देंगे, तो हम भी चाहेंगे कि अपने बच्चों को हम यहाँ पर भेजेंगे, सारी सुविधा उपलब्ध होने के बाद। इस बात को मानते हो आप हो या मैं भी? आज जिला स्कूल में सब नौकरी, सवाल रहा रोजगार का, बोल रहे हैं आप भाई साहब, सब लोग कंपनी रोजगार यानी सरकारी नौकरी नहीं होती। स्किल्ड इंडिया के काम में हुई है तुम्हारे, जैसा अभी भैया ने बताया कि जैसा विश्वकर्मा योजना है, जैसा छोटे कारागिर है लेकिन उनके पास में फंड उपलब्ध नहीं है, उनको गवर्नमेंट ने भी विश्वकर्मा के नाम पर प्रशिक्षण दिया है। आज अपने पास में उसके पास में रोजगार उपलब्ध नहीं होगा, सरकार उसको स्किल रहेगा, उसके पास प्रमाण पत्र रहेगा, गवर्नमेंट उसकी गारंटी लेंगी कि भैया इसको 1.5 लाख का लग रहा है, 2 लाख का लग रहा है, वो भी तो एक रोजगार का साधन है। गवर्नमेंट की नौकरी चाहे रोजगार होता, ऐसा तो है नहीं। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि इनकी बातों से कोई विरोध में हूँ, लेकिन सरकार की अगर आप अपना मत बिंदास रख सकते हो। अपन ने अगर सोचे चले कि मैं आपको बिल्कुल मैं अपना दुश्मन नहीं मान रहा हूँ तो बात अलग है। सवाल बताया, मैडम ने बताया कि डिजिटल इंडिया के बारे में। आज डिजिटल इंडिया पूरे वर्ल्ड में चल रहा है, देश भी मान रहा है। डिजिटल क्रांति के माध्यम से अपन कितना लेन देन कर रहे हैं, पैसे लेके जाने की गरज नहीं है। ठीक है, कुछ से विकास नहीं हुआ, आपकी जो मानसिक बुद्धि है मैं उसका कोई तरीका नहीं, वो आपकी सोच है, लेकिन पूरी दुनिया मान रही है। भारत का डिजिटल क्रांति में कितना विकास हुआ है ये दुनिया मान रही है। उसको जहाँ तक स्वीकार आपको नहीं मानना है वो विषय पर अलग की बात है। सवाल अभी भैया ने बोले कि भाई विकास नहीं हुआ, पहले एम्स कितनी थी, कितनी एम्स थी, आज एम्स कितनी बनी हुई है वो भी देखो ना, वो भी देखो। गोंदिया में मेडिकल का भैया जवाब देने वाले, मैं बता रहा हूँ। हाँ, आप भी दे, आपका जवाब आएगा, आपका जवाब आएगा, आप उस वक्त देना ना। मेडिकल कॉलेज, महिला मेडिकल कॉलेज भंडारे में भी खुल रहा है, भंडारे में भी हो रहा है महिला मेडिकल कॉलेज, तो ये भी विकास है ना। विकास की परिभाषा क्या है भैया? आप इनसे पूछ लो, आप अब कि भाई विकास की परिभाषा क्या है, आप इनसे पूछ लो। क्या मुझे क्या लगता है कि आप तो ये अपनी देश की बात हो रही थी, हाँ जी, भंडारा गोंदिया जिले में किस तरह से विकास हुआ और नहीं हुआ है तो किस तरह से होना चाहिए और क्या क्या विकास हुआ? विकास होना चाहिए। यहाँ पर सनप्लग जो आया था उसके बाद में कोई बड़ी कंपनी आई नहीं है। हम भी चाहते हैं कि इस क्षेत्र के लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। दूसरी बात, पर्यटन भी एक बहुत बड़ा विकास होता है। हमारे गांव के पास में चांदपुर है, यहाँ पर तुम्हारा आमागढ़ का किला है, नज़दीक में कवलेवाड़ा डैम है, गायमुख है। इन क्षेत्रों में भी अगर विकास होता है तो वहाँ पे जो बेचारे रोजगार करने वाले जो लोग हैं, कोई होटल खोलेगा, कोई गाइड बनेगा या छोटी मोटी दुकान लगाएंगे, वो भी एक रोजगार का साधन है। और पर इसको तुम्हारे क्या बोलते हैं, पर्यटन को विकास का भी दर्जा दिया गया है, तो इस क्षेत्र का विकास हो सकता है। यहाँ से हमारा काना केसरी का रोड नज़दीक है, फॉरेन के लोग आते हैं। इस क्षेत्र में अगर रोड अच्छा बन जाएगा, विकास अगर होगा, हमारे बेचारे जो छोटी रेहड़ी पटरी वाले काम करने वाले उनको भी उसका रोजगार का फायदा मिलेगा, वो भी एक विकास है। ये होना चाहिए ना, हम तो बोल रहे कि होना चाहिए। फिर से बीजेपी आएगी तो विकास होगा, क्या लगता है? बीजेपी आएगी कि नहीं आएगी तो जनता फैसला करेगी। मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूं तो मैं तो बोलूँगा, लेकिन सवाल है कि जनता उसका निर्णय लेगी, सीधी सी बात है। नहीं, मान लो बीजेपी आती है तो क्या ये आप जो बोल रहे हैं ये विकास होगा? हाँ, विकास होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। इसके पहले भी अन्य सरकारें देखिए, अगर उनको मौका मिलता है उन्होंने भी विकास करना चाहिए। जिस भी सरकार बनती है उन्होंने भी विकास करना चाहिए कि आखिर विकास की राजनीति होना चाहिए। भैया ने बोले कि सबका साथ सबका विकास की जो बात आई, पहले भैया का दूसरा टर्म है ग्राम पंचायत में, अभी
दूसरा टर्म है। पहले घरकुल कितनी आती थी भैया भी बताएंगे, हम भी जानेंगे, पूरे गांव की जनता भी जानती है कि कितनी आती थी, अभी कितनी आ रही है। अब तो ये भेदभाव नहीं हो रहा है, सबका साथ सबका विकास बोलने के लिए ठीक है, मैं विरोधी हूँ तो आपको वही चश्मे देखूंगा, लेकिन कुछ कुछ बातें ऐसी भी होती कि जो अच्छी होती है उसको हाँ भी होती है। बोलना चाहिए। ये तो नहीं देखा जा रहा है कि वो कौन से कास्ट का है, कौन से जाति का, क्या है, आ रही है, सबको आ रही है। शौचालय बनी हुई है, आयुष्मान कार्ड बांटा गया है, ये विकास के कारण है ना। नहीं है ऐसी तो बात नहीं है, उनके नज़र में कौन सा विकास है तो वह जवाब देंगे इसके बारे में। ठीक है ना, मैं बोलता हूँ। हाँ बोलिए 2 मिनट धीरे साउंड। मुझे एक बात बताइए, हमारे बड़े भाई ने घरकुल की बात करे, आप जब घरकुल दे रहे हो तो गरीब वर्गों को ही दे रहे हो, विधवा को दे रहे हो, हैंडीकैप को दे रहे हो, बेसहारा को दे रहे हो, जो अति गर्जू है उनको दे रहे हो, अटी शर्तों के साथ दे रहे हो, अटी शर्तों के साथ, वो भी उनके ऊपर 1,40,000 1,50,000 का कर्जा थोप के दे रहे हो, जिनके नमूना 8 के ऊपर घरकुल लिखा हुआ है, जो बेचारे नहीं। क्या मुझे एक बात बताइए, 1.5 लाख रुपए में घर बनता है किसी का? नहीं बनता है क्या? मुझे एक बात बताओ ना। नहीं बनता। फिर अदानी अंबानी का कर्जा माफ करते समय ये तुम्हारे को विचार नहीं आया कि मैं जिन गरीबों को नहीं क्या 1.5 लाख रुपए की नहीं क्या भीख दे रहा हूँ तो उनके ऊपर ये कर्जा भी थोप रहा हूँ करके? आज अगर वो नहीं क्या बाहर से या बैंक से कर्जा लेकर के अगर समझ लो 1-1.5 लाख रुपए में अगर घर नहीं बन सकता, और वो अगर नहीं क्या बाहर से कर्जा करके अगर नहीं क्या मालूम है क्या घर बांधते, तो वो कर्जा खड़ने के लिए भी वो अपने दिल में ये विचार करके रखते हैं कि कल मैं यही नमूना 8 ले जा करके बैंक से 2 लाख का कर्जा लूँगा और जो लोगों से लेकर के मैंने घर बांधा उसका चुकाऊँगा। लेकिन बैंक कर्जा देती नहीं, क्योंकि उसके पीछे की वजह है घरकुल। क्या ये गवर्नमेंट को समझता नहीं? ऐसा थोड़ी है घरकुल। मैंने ये नहीं कहा कि भेदभाव करके नहीं क्या मालूम है क्या फैसले किए जा रहे, मैंने ये बोला क्या? मेरे शब्दों में कभी ऐसा आया क्या? ठीक है, पहले अगर 10 आती होंगी तो आज 50 भी आ रही है। कैसी आ रही है? डोमिसियल लग रही है घरकुल वालों को, डोमिसियल ऐसा लग रहा है कि जैसे वो अभी इस उम्र में कॉलेज में जा रहे हैं। इनकम लग रही है, बताइए। अभी हमारे बड़े भाई ने इस बात का भी विरोध करना चाहिए कि भाई आप अगर घरकुल दे रहे हो तो सर्वस्वी जिम्मेदारी ग्राम पंचायत को देना चाहिए कि क्या उसकी परिस्थिति ऐसी है कि नहीं है। लेकिन आप उसमें भी अटी शर्तें आपकी ऐसी है, कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, तो आप भेदभाव नहीं कर रहे हो क्या? आप भेदभाव कर रहे हो या नहीं कर रहे? कास्ट सर्टिफिकेट क्यों मांगी जाती है? मुझे एक बात बताओ, क्यों मांगी जाती है? एक तो आप SC हो या नहीं, ST हो या नहीं, NT हो या नहीं, मांगी जाती है कि नहीं? तो ये भेदभाव नहीं है आपका। इनकम मांग रहे हो, अरे आप पता लगा लेना। नहीं वो मांग रहे उसमें कार्ड सर्टिफिकेट मांगना मुझे भेदभाव हुआ, ये मैं पहली बार बोला। कार्ड सर्टिफिकेट नहीं सरकार भेदभाव की जब अगर बात हो कार्ड सर्टिफिकेट नहीं मैं उससे इनकार नहीं कर रहा हूँ। उनसे पूछे, आपने मेरा जवाब लेना चाहिए। नहीं रुकिए, मैं क्या बोल रहा हूँ? मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप निष्पक्ष अगर घरकुल देना चाहते हो, कोई भी बेसहारा हो, विधवा हो, हैंडीकैप हो, अति गर्जू हो, उनको आपने घरकुल देना चाहिए। उसमें अटी शर्ती ये नहीं रखना चाहिए कि कास्ट सर्टिफिकेट। अगर कास्ट सर्टिफिकेट अगर वो मांगता है, इसका मतलब क्या है मुझे ये बता देना। ऊपर से इनकम, डोमिसियल किसको लगती है? नहीं, डोमिसियल किसको लगती है मुझे बताओ ना। आप उनसे ही पूछिए कि डोमिसियल किसको लगती है, पूछो। नहीं, सरकार को अगर योजना दे रहे हैं कोई भी, अगर ये सारी अड़चनें आ रही तो उसको दूर करना चाहिए। लेकिन कास्ट सर्टिफिकेट अगर मांग रहे, अगर इसको भेदभाव बोलते हैं तो मैं इसको भेदभाव नहीं समझता हूँ। भेदभाव कैसा हो? कास्ट सर्टिफिकेट मांगना भेदभाव हुआ क्या? मैं अगर आज OBC का हूँ, अपने अगर कोई दे रहा हूँ, इन भाई साहब को ये पूछो कि पहले घरकुल के लिए कितना पैसा आता था, पहले कितना आता था? उसके बाद में मैं भी ग्राम पंचायत का सदस्य रह चुका हूं। पहले कितना पैसा आता था? कांग्रेस के जमाने में सिर्फ एक छोटा सा गोल वाला गटर किया जाता था, सीट भी नहीं लगती थी। अब उसी से समाधान है इन लोगों को, तो मुबारक हो। नहीं, मुझे ये बताइए 1947 के बाद से क्या हुआ? मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, ये मेरा सेकंड टर्म है। भैया लोगों के आशीर्वाद से मैं वहाँ सेकंड बार पहुँचा, वो भी इंडिपेंडेंट। मेरा वोट भी नहीं है और मेरा परिवार का भी वोट नहीं है, ये भी बता देना चाहता हूँ। लेकिन जो मेरे रेजिम में आएगा और जो मेरे वार्ड की गौर गरीब जनताओं की समस्या आएगी तो मुझे तो उसको मनाना पड़ेगा। मेरे वार्ड में कोई SC NT ST नहीं है और भी दूसरे समुदाय के लोग हैं, तो मुझे तो जब कास्ट सर्टिफिकेट की अगर बात की जाएगी तो मुझे तो लगेगा ही ना, क्योंकि और भी दूसरे लोग हैं बेचारे जिनको घरकुल की आवश्यकता है। तो फिर आपने ये अटी शर्ती नहीं रखना था। आपने जैसा 190 OBC ST के लिए जैसा नहीं कि आपने भेजे,
ओबीसी एसबीसी के लिए जैसा 91 घरकुल का आराखड़ा मांगे ग्राम पंचायत से, तो आप ये न डालते हुए आप 91 घरकुल का ही आराखड़ा मांग सकते थे, जिसमें हैंडीकैप, विधवा, अतिगर्जू, जो बाढ़ पूर्व से नहीं किया, जिनकी दीवारें गिर गई है, जरूरतमंद लोग तो हम मानते थे। लेकिन उसमें भी आपने अटी शर्ती ऐसी भर दिया गया है कि लोग अपने एक एक डॉक्यूमेंट्स के लिए, अब वो बोलते भाऊ आम्ही डोमिसियल कोठून आणून, अरे तो तू काय कॉलेज शिकून राहिलास आता, या वही राहिली तुझी? मेरे को बताओ, आज 50-55 साल के उम्र में कोई बाई कॉलेज जाने वाली क्या? डोमिसियल किसको लगती है? जो बच्चा कॉलेज पढ़ता है, एजुकेशन के लिए लगती है ना। हमारे भाई को भी मालूम होगा। अगर आप दे रहे हो, देखो मैं ये बोल रहा हूँ कि आप भेदभाव नहीं करना चाहते ना, अच्छी बात, स्वागत है आपका, लेकिन आप डायरेक्ट भेजो। जो भी स्कीम अगर भेजना चाहते हो आपने डायरेक्ट भेजना चाहिए, उसमें बॉन्डिंग नहीं रखना चाहिए। आज एसबीसी और ओबीसी के लिए नहीं क्या मालूम है कि आपने घरकुल 91 भेजे, एससी का एक अलग से नहीं क्या है, एसटी का भी नहीं क्या हो ही जाता है। बाकी के लोग कहाँ गए? बाकी के लोग कहाँ गए? कई लोगों के एसबीसी पे मालूम है गोंड गोवारी लिखा है, कई लोगों की केस वापस आ गई। ये दुर्भाग्य की बात नहीं है। अगर आप वही थेट अगर देते कि 91 लोगों का ही नहीं क्या आप आराखड़ा नहीं क्या भेजो, तो क्या वो 91 लोग बेचारे डॉक्यूमेंट के लिए हाल के बेहाल होते? आज डॉक्यूमेंट फुकट में बनता है क्या? इनकम के भी 100 रुपये लगते हैं, तो डोमिसाइल के पैसे नहीं लगेंगे क्या? ऊपर से वो गरीब लोग 1.5 लाख रुपए, ठीक है, पहले अगर 10-20 हज़ार आते भी होंगे घरकुल के, आज 1.5 लाख भी दे रहे हो, तो तुम लोगों का हजारों लाखों करोड़ का कर्जा माफ कर रहे हो, तो फिर वो गरीब लोगों को 3 लाख की घरकुल दो ना, 5 लाख की दो ना, कम से कम वो गरीब तो तुम्हारा नाम लेंगे। आज जो तुम राशन के नीचे इसमें अपना आनंदा के सीधा में फोटो डाल रहे हो, कई हजारों करोड़ रुपए का नहीं क्या मालूम है पब्लिसिटी में खर्चा कर रहे हो, वो पैसा नहीं क्या मालूम है क्या गोर गरीबों को ये करो ना, चाहे कोई भी जाति समाज का हो। हमने ये नहीं बोले कि आप विरोध कर रहे हो किसी समुदाय का, हमारे मुंह से ये बात नहीं निकली, लेकिन अगर आप अच्छा अगर चाहते हो इस देश में और गोर गरीबों को अगर कोई भी स्कीम का लाभ पहुंचाना चाहते हो तो ठेठ पहुंचना चाहिए। आज संजय गांधी निराधारी का पैसा जो अगर दे रहे थे तुम 1000 रुपए, आपने 1500 भी किए होंगे, तो क्या पहले नहीं क्या लोगों के आधार कार्ड और बैंक के पासबुक के आपके पास थे नहीं खाते अकाउंट अमाउंट, उसी में पैसा आता था ना? नहीं, हमको पब्लिसिटी करना है तो फिर से आधार कार्ड और अकाउंट लगेगा। क्यों भाई? 2000 रुपए आ रहा, जब पहले से ही तुम्हारे पास अकाउंट नंबर है, आधार कार्ड नहीं क्या लिंक है, तभी उनको पैसा आ रहा था कि नहीं आ रहा था? मुझे एक बात बता, ठीक है, साल में अगर आप नहीं क्या हयाती का अगर प्रमाण पत्र मांग रहे हो, ये बिल्कुल सही है कि वो जिंदा है या मरा है, इसकी सहनिशा होना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट समय समय पे अपने डॉक्यूमेंट्स का नहीं क्या ये दे रही, ये भी बात सही है। मैं अपने भाई का समर्थन इस बात से करूंगा कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, जो रोड रास्ते अच्छे अगर रहेंगे तो सही में आवागमन बढ़ेगा। यहाँ पर हमारे बाजू में जैसा उन्होंने बोले, हमारे भी यहाँ पर टूरिस्ट पॉइंट है, इधर गायमुख है, इधर काना केसरी है, यहाँ से कई फॉरेनर जाते, हो सकता है कि भाई जाते जाते हमारा ग्रामीण भाग सही, लेकिन अगर गाड़ियाँ अगर यहाँ रुकना चालू होंगी, हमारे भी छोटे धंधे वालों को रोजगार मिलेगा। रोजगार कैसा भी मिले, लेकिन रोजगार होना चाहिए, लेकिन 5 किलो अनाज में ही नहीं फुसलाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो हमारा अधिकार है तो हमने उस पर ही नहीं क्या खुश हो जाना चाहिए, हमने खुश इस पर होना चाहिए कि हम जो आज हमारे यहाँ ऐसे किसान हैं बेचारे जो अपनी खेती गिरवी रखते हैं और अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, कई लोग ऐसे हैं कि जो अपने बीवियों के जेवर गिरवी रखते हैं उनको पढ़ाते, लेकिन उनको ऐसा कोई रोजगार नहीं है। यहाँ सिर्फ तुमको पान के टपरियों पे जवान बच्चे पढ़े लिखे क्या करेंगे? उनके पास रोजगार नहीं है, रोजगार ही नहीं है तो क्या करेंगे? ना अच्छा एजुकेशन है, ना अच्छा हेल्थ है। आज हमारे यहाँ पर अगर इमरजेंसी में पेशेंट चले जाए तो उसको तुमसर नहीं तो भंडारा नागपुर, अब वो गरीब आदमी बेचारा कहाँ जाएगा? अच्छा मुझे बताओ, कोरोना जब आया तो आपने नहीं क्या ट्रम्प को लेकर क्या है, आपने तो पप्पू साबित कर दिए ना आगे वाले को, तो खैर वो ठीक है, अब वो उतनी बड़ी डिग्री वाला अब पप्पू ही सही, लेकिन आपने जब कोरोना आया तो आपने उसकी व्यवस्था कराई थी क्या? कराना भी तो चाहिए। कई लोग पैदल अपने घरों को जाते समय बेचारे मर गए, कई लोग भूखे प्यासे, ये वो, क्या इन सारी चीज़ों का गवर्नमेंट का काम नहीं है ख्याल रखना? ऐसा नहीं होता। गवर्नमेंट अपनी जिम्मेदारियों से भाग रही है, गवर्नमेंट अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है। किस बात का विकास, काय का विकास? और हम क्यों आपस में लड़े भाई? हमने अपनी बात रखी, उनने हमारे भाई ने अपनी बात रखी, जो बात उनकी अच्छी लगी हमने उनका स्वागत किए, जो बात अच्छी नहीं लगी उसका भी सहनिशा और खुलासा करके बताया हमने। आप बताइए। ये हमारे बड़े भाई नीना भाई जी ने एक बात रखी एम्स की, मैं बड़े भाई को बताना देना चाहता हूँ। गुलाम नबी आज़ाद हेल्थ मिनिस्टर मानी ने जो आज
पार्टी बदल के सत्ता में गए प्रफुल्ल पटेल, मैं खुद दिल्ली में था, मैंने दिल्ली मुंबई हमारे गजानन राम जी को मालूम है, बहुत ज़्यादा गया हूँ। उस परेड में प्रायोरिटी हेल्थ का एक विषय आया। मनमोहन सिंह सरकार थी कि भाई अपने को कुछ जिलों के अंदर मेडिकल कॉलेज खड़े करना है, तो सबसे पहले अगर ये मेडिकल कॉलेज की भूमिका जब आई तो उसमें फर्स्ट प्रायोरिटी के अंदर में गोंदिया आया, सेकंड में चंद्रपुर आया, फिर और कुछ लोगों ने फिर गुलाम नबी के ऊपर में प्रेशर डाला, नहीं बोले यार हमको भंडारा भी होना। उसी बीच के अंदर में नागपुर मेडिकल एम्स की बुनियाद हुई और नागपुर मेडिकल एम्स तैयार हुआ और आज वहाँ पे कई इलाज हो रहे। अब रहा मुद्दा हेल्थ का है, कुछ चीज़ें ऐसी भी है, मैं कुछ चीज़ें का जाना उनके बात की बात, इंफ्रास्ट्रक्चर बनना चाहिए, रोड बनना चाहिए, होना चाहिए। इनके भी दोस्त है, हम सब साथ में बैठते हैं, यहाँ पे कोई दुश्मनी नहीं, गजानन जी भूल जाना। हाँ, कोई दुश्मनी नहीं। वो चलता है, वो बहस में वन्य मेंढे जी हमारे दोस्त है, उसके भी दोस्त है। ये जो पर्यटन का मुद्दा, गजानन भाऊ मैं बता रहा हूँ, कलाम वालों के साथ में बैठे कि यार मेंढे तो एक काम करना यार, अपने बाजू में चांदपुर है, ये तुम्हारा पर्यटन का बहुत बड़ा मुद्दा बीच में चला, वो उस मुद्दे के अंदर में बोले यार उसको अपना उसमें BOT में डाल के उसका अपन अपना विकास कर लेते। उस BOT के जरिए वहाँ पे 2 होटल भी बनी है, कम से कम 5-7-10 करोड़ की होटलें बनी है। अभी तक के उसका जो टेंडरिंग है, वो टेंडरिंग में कम से कम 10-20-50 लोगों को काम मिल सकता है। लेकिन एक खासदार प्रतिनिधि, कभी कभी बहुत दुख की बात ये होती है कि भाई खासदार का काम क्या है और आमदार का काम क्या है। हमारे खासदार और आमदारों को अपनी जवाबदारी मालूम नहीं है। खासदार का काम है नेशनल लेवल के ऊपर में डेवलपमेंट स्किल लाना, खासदार का काम है स्टेट लेवल के ऊपर में काम करना। हमने खासदार महोदय के साथ में ये भी डिस्कस किया यार, मतलब बंद पड़ा हुआ अपना क्या नाम भेल का काम है, प्रफुल्ल भाई ने तो जगह घेर के बैठ गए, वो भेल के लिए यार कुछ करो यार, मतलब ये बात तो उठाते हैं लेकिन वहाँ कोई वहाँ पे कोई उसके ऊपर चर्चा ही नहीं होती। आज यदि वो भेल बन जाता, पार्टी किसी की रहे, सत्ता किसी की रहे, कोई ये नहीं, जो भी आदमी अगर उस कारखाने को बनाता, कम से कम इस जिले के 2-4 हज़ार लड़के तो काम तो करते, बिल्कुल करते। तो भाई तुम्हारी सरकार करती, तुम्हारा उदो किसी की भी सरकार करे, ये मुद्दा कई दिन से चल रहा है। अभी 2-4 दिन पहले भैया जी ने नाना पटोले पे आरोप लगाया, तो भेल की जमीन देने वाला तो वही था। क्यों तुम मैंने गलत आरोप किसी पे लगा, अपनी जान बचाने के लिए हम किसी को झूठा क्यों साबित करते। आप इतने बड़े ओहदे पे थे, उद्योग मंत्री रहे, ये जो आज गए ये उद्योग मंत्री थे, विलासराव देशमुख मरने के बाद माननीय प्रफुल्ल पटेल देश के उद्योग मंत्री बने। आपने कितने उद्योग लाए इस जिले के अंदर, जितने उद्योग लाए। अब माजी खासदार केशवराव पारधी जी, उनके रहते हुए अशोक लीलैंड, उनके रहते हुए शक्कर कारखाना, उनके रहते हुए एलोरा पेपर मिल, उनके रहते हुए आपको मालूम होगा चंगेरा सिंप्लेक्स पेपर मिल, जहाँ का कागज़ फॉरेन सप्लाई होता था। ये भाई जी खासदार रहते हुए उस कारखाने को बचा सकते थे, आज वो कारखाने को ताले लगे हुए, इनकी जवाबदारी नहीं है। अशोक लेलैंड से लेकर 2-3 और कंपनियों का ये जो आप सनफ्लैग जो हमारे भाई लोग बोलते हैं, हमारे एक मित्र है, हम तो रात दिन एक मित्र से डिस्कस करते रहते, अपना सुनील लांजेवार जी, जिस कंपनी के अंदर में काम किए, इस कंपनी को वर्टी से हटना चाहिए, ये भी हमारे भाई जी ने किया। लेकिन पारधी जी नरसिंह राव मिनिस्टर थे, प्रधानमंत्री थे, नरसिंह राव बोले मेरे इज्जत का सवाल है यार, कुछ भी करे कारखाना वर्टी में आना चाहिए। क्या गलत किया उन्होंने? क्या वो डेवलपमेंट नहीं है? हम डेवलपमेंट की बात करते हैं। आज 10 साल के अरसे के अंदर में कितने कारखाने आए ये तो बता दो। कोरोना का काल के अंदर में तालियां बजा दी है, दीवे लगा बुझा दिए। हमारे झारखंड के एक अपने हेल्थ मिनिस्टर पूछा भैया, बोले इससे जाएगा क्या, दवाई से जाएगा? ये नहीं है। मानसिक रोगी मत बनाओ, मानसिक रोगी को वो स्ट्रांग बनाओ ताकि वो आदमी होशियार बने और काम धंधे से लगे। सरकार किसी की रहे, हमको कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उसका एक डेवलप ग्रेप बढ़ना चाहिए। हम उससे सहमत हैं। सरकार कौन सी आएंगी, क्या आएंगी, वो तो जनता तय करेंगी। अब हमारे तो ख्याल में तो ऐसा रहा कि हम उस दिन थे फार्म भरते गए मेंढी जी का, तो वहीं घोषित गए, बोले हम तो जीत गए। अब वो पता नहीं भैया किस वजह से जीत रहे, ये तो हम भी नहीं बता सकते। 5 साल आने के पहले जनता नहीं थी, अभी 5 साल। तो आप देख सकते हो कि जनता की चौपाल में आज सिहोरा में हमने लोगों के मत लिए, लोगों की जानकारी ली है, जो आप तक लाइव बिना कट डायरेक्ट लाइव के माध्यम से आप तक पहुंचा है। ऐसी ही खबरों को देखने के लिए BS क्राइम इंडिया न्यूज़ के चौपाल, जो आपके गांव-गांव शहर आके आपके मत लोगों तक पहुंचाएगा, सरकार तक पहुंचाएगा। देखने के लिए जुड़े रहे। मैं शमशेर खान, क्राइम इंडिया न्यूज़ संपादक, भंडारा।